नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर देख रहे थे बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर, जिसमें हम हिंदी गद्य पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट था और हम आ गए हैं पेपर नंबर 2 पर। यूनिट नंबर हमारा हो जाएगी कौन सी, 1। ये पेपर नंबर 2 है और यूनिट नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं, मैं हर क्वेश्चन की ट्रिक देता हूँ आपके लिए, जो कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। बनना पड़ा तो आप कहीं से भी सकते हो, बुक से ही पढ़ सकते हो। ठीक है, और मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ही पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगले चल के जो एग्जाम आएंगे, जब कंपनी एग्जाम आप करोगे तो बहुत टफ हो जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत टफ हो रही है। तो आप, मेरा मानना है, जितनी ज़्यादा पढ़ सको अभी पढ़ लो, जो कि अगले जाके जीएस में आप अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, दे रहा है, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ होता है? तो सबको पता है, आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आंसर याद कैसे करेंगे? देखो, यहां कह रहा है नाटक, नाटक को कर दो नाटा। नाटा मतलब क्या होता है? गंठा व्यक्ति। और गंठा व्यक्ति होता है तो उसका वजन कैसा होता है? कम होता है भाई। अरे सिंपल बंदे से कम होगा ना होगा? तो भार, भारतेंदु भार है ना, भार क्या होता है? कम होता है। ठीक है, नाटे व्यक्ति का। तो वहां से ट्रिक बना ली। और कोई नाटक का विकास कहां से हुआ? भारतेंदु से। ठीक है, आराम से याद भी हो गया हमारे लिए। अगले बात करते हैं, ये इश्नाबली नहीं होगा, यहां पर रत्नावली होगा। ठीक है, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा में किया गया था, है ना, ये आपको यहां पर बताना है। तो भारतेंदु ने किया था, तो भारतेंदु जी ने ही किया था। ठीक है, तो रत्नावली, इस प्रकार से आप इसको याद करना। ठीक है, कि ऐसे याद कर लो, जो रत्नावली, यहां पर रत्नावली होना चाहिए था। ठीक है, रत्नावली होगा यहां पर, रत्नावली। अब रत्नावली मतलब रत्न, रत्न क्या होते हैं? रत्न 1 तोला 2 तोला, ये भी भारी होता है। तो वहां से हमने ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो वहां से मैंने भी याद की, उसी प्रकार से मैंने आपको याद करवा दी। अगली बात करते हैं, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? तो भारतेंदु जी का मूल नाटक कौन सा नहीं बताना है। देखो, मैंने भारतेंदु से एक ही ट्रिक बनाई है, वो है भार। क्या है? भार, है ना। भार की बात करेंगे, भार मतलब भार की बात। देखो, भार किसका होगा? नील होती है, नील बिकती है ना, नील का वजन होता है, बिल्कुल होता है। और बात करते हैं सती प्रताप की, बात करते हैं। देखो, प्रताप, प्रताप और ताप पे बात करते हैं। यहाँ देखो, भार, है ना। जितना ज्यादा भार होगा उतना क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। ठीक है, वहां से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और यहाँ देखो, भार, भार तो बहुत उजाला है, और अंदर कैसी है? अंदर अंधेरा है। तो इस प्रकार से तीनों हमने ट्रिक बनाई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, अगले बात करते हैं, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? तो मर्चेंट के नाम से आपने देखेंगे। ठीक है, बताएंगे। देखो, बात करते हैं मर्चेंट। आपने सुना होगा मर्चेंट नेवी, है ना। मर्चेंट नेवी कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है। और वो लोग, उनका जीवन कैसा होता है? बहुत दुर्लभ होता है। तो दुर्लभ बंधु, इस प्रकार से हमने ट्रिक बनाई है और आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो मर्चेंट, मर्चेंट नेवी। और जो मर्चेंट नेवी के लोग जो होते हैं, जो समुद्र में रहते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत दुर्लभ होता है उनका जीवन, कभी भी मर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? दुर्लभ बंधु। अगली बात करते हैं, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? अभी हमने देखा था कि प्रताप, ताप क्या होगा? सबसे ज्यादा ताप। और यहां देखो, भार, है ना, ताप भार हमने ट्रिक बनाई थी। ठीक है, और उसकी बात करते हैं, इसका वैदेही हिंसा, हिंसा न भवती। और तो भार तेंदु, तेंदुआ जो होता है वो क्या करता है? हिंसा करता है। तो हिंसा, हिंसा न भवती, वहां से याद हो गया। ठीक है, और प्रेम जोगिनी, तो यहां देखो भार, अगर जोगिनी कोई होगी तो उसका भार उठाना पड़ेगा, है ना, खर्चा उठाना पड़ेगा। तो प्रेम जोगिनी का क्या करना पड़ता है? खर्चा उठाना पड़ता है, भार उठाना पड़ता है। तो वहां से सब कुछ याद हो गया। ऐसे भी याद कर लो कि सती जो होती है ना, सती मतलब शादीशुदा होंगी तभी सती होंगी, तो उनका भी क्या होता है? भार उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये तीनों की तीनों हमारे लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखा है तुम्हारा, विशस्य विशस्य विष मौजधम नाटक के रचयिता कौन है? तो विशस्य विष मौजधम के रचयिता कौन हो जाते हैं? तो विष, यहां विष की बात कर रहा है, विष, है ना। अब विष जो होता है, वजन होगा ना होगा विष का, विष का तो बिल्कुल भार होगा भी विष का, है ना। ऐसे याद कर लेंगे इसके लिए हम। अगली बात करते हैं, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया था? तो प्रबोध चंद्रोदय है, इसको जो इन्होंने अनुवाद किया था वो किस में किया था, ये आपको यहां पर देखना है।
देखो बात करते हैं प्रबोध। यहां देखो बौद्ध है ना, बौद्ध 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 सिने है ना, बौद्ध सिने क्या गिरा, खंड गिरा। खंड कैसे गिरा, बौद्ध सिने गिरा, बौद्ध है ना, बौद्ध सिने गिरा, क्या गिरा, खंड गिरा। तो पाखंड विडंबन, आराम से याद हो गया, बिल्कुल। अगले बढ़ते हैं। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद गिरधरदास ने किस नाटक की रचना की थी। तो गोपाल चंद जो गिरधरदास हैं उन्होंने किस नाटक की रचना की थी, आपको बताना है। देखो गिरधर, गिरधर अगर एक साथ पढ़ेंगे तो गिर्ध गिर्ध ऐसे याद आ रहा है कि गिद्ध है ना, गिद्ध। गिरधर को गिद्ध, गिद्ध गिरधर गिर्द गिद्ध, ठीक है। तो गिद्ध के क्या होते हैं, बड़े बड़े नहुष होते हैं, नाखून होते हैं, है ना। तो नहुस, इस प्रकार से गिरधरदास ने किस नाटक की रचना की थी, तो नहुस की थी। इस प्रकार से हमें याद हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। 2 बार इस वीडियो को आप वॉच करेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा सब कुछ। किस नाटककार ने नाट्य शिल्प में से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है। नाटक नामक ग्रंथ किसने लिखा है, ये आपको देखना है। तो देखो हमने देखा था नाटा, है ना, नाटा व्यक्ति का भार कैसा होता है, कम होता है। तो वहां से ये ट्रिक बन जाएगी हमारी, ठीक है। अगली बात करते हैं। ये देखा है जानकी मंगल नामक नाट्य कृति के रचयिता कौन है। जानकी मंगल के कौन हो जाते हैं, ये देखना है। देखो जानकी मंगल, अब यहां पे कह रहा है जानकी मतलब जान की, है ना, जान की बाजी, ऐसे कर लो। या फिर कर लो जान जब चली जाती है ना, जान की, जान जब चली जाती है तो क्या होता है, शरीर शीतल हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार से शीतल प्रसाद त्रिपाठी आपको याद रहेगा, जान और शीतल, ठीक है। अगले बात करते हैं। भारतेंदु जी ने किस प्रसन्न ने भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है। तो भ्रष्ट शासन, भ्रष्ट शासन होगा, इसका मतलब अंधा कानून होगा। तो अंधा कानून मतलब अंधेर नगरी, आराम से याद रहेगा। अगले बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं तप्त संवरण, सॉरी तत्ता संवरण, तप्ता संवरण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है। देखो यहां पर सब कुछ छोड़ दो, रणधीर प्रेम मोहिनी, और यहां पर देखो रणधीर, 2 चीज आपको हिंट यहीं से बनेंगी, एक तो रणधीर और एक कौन सा हो जाएगा, मोहिनी, ठीक है। तो एक बात बताओ, रणधीर मोहिनी, और मोहिनी आपको जानते हो कौन होती है, मोहिनी, है ना। देखो मोहिनी जो होती है वो आप जानते हो, मोहिनी कहते हैं ना कि इसने तो मेरा मन मोह लिया, है ना, ये मेरे दिल में बस गई है। अब दिल में बस जाना मतलब क्या होता है, निवास में बस जाना, है ना। तो मोहिनी कहां बस गई, निवास में बस गई, दिल में बस गई। तो बात करते हैं लाला श्रीनिवास दास, आराम से याद रहेगा, ठीक है, हिंट बनाकर। अगले बात करते हैं। रेल का बिकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है। रेल का बिकट खेल, अब रेल कैसे चलती है, एक बताओ, रेल जो है वो कैसे चलती है। तो आपको भट 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 बोलती है, उसकी पटरियां बोलती हैं। तो भट भट यहां पर 2 जगह है, ठीक है। अब एक बात कर रहा है उदय शंकर, एक कर रहा है बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट। और जब रेल चलेगी तो बाल कैसे होते हैं, बाल जाते हैं उड़, तो बाल कृष्ण भट्ट वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। तो रेल का बिकट खेल, रेल बिकट चल रही थी तो भट भट की आवाज आ रही थी, और बाल कैसे उड़ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे, ठीक है। तो वहां से हमारी ट्रिक बन गई भी है। अगली बात कहते हैं। इनमें से कौन सा नाटक बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। अब बाल कृष्ण भट्ट का कौन सा नहीं है ये देखना है तुम्हारा, ठीक है। एक बात बताओ, यहां बाल कृष्ण भट्ट की बात करते हैं, बाल कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और जब बड़ा बड़ा बाल होते हैं इसका मतलब वो व्यक्ति नल्ला होता होगा, तो इसका मतलब ब्रहनल्ला, ब्रहनल्ला, है ना। जब बाल बड़े बड़े होंगे कहना ये तो व्यक्ति नल्ला है, ये तो बाल भी नहीं कटवाता है, तो इसका मतलब ब्रहनल्ला किसकी है, बाल कृष्ण भट्ट की है, ठीक है। अगली बात करते हैं। बेड़ी संघार कौन है, बेड़ी संघार, और जिसके बाल बड़े बड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, वो दंगा वगैरह करते हैं, तो बाद में वो क्या होते हैं, बेड़ी पहन लेते हैं, है ना, बेड़ी पहन लेते हैं। तो बेड़ी संघार भी नहीं की है, ठीक है। और बात करते हैं कलिराज की सभा, है ना, कलिराज की सभा। अब जब बड़े बड़े बाल होंगे, है ना, तो वो क्या करेगा, वो कोई ना कोई गुनाह करेगा, फिर क्या बैठेगी, सभा बैठेगी। तो बाल कहते हैं कलिराज की सभा। ये तीनों किसकी हैं, बालकृष्ण भट्ट की हैं। तो बची कौन सी, एक ही बच जाती है, ठीक है, तप्ता संवरण, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात का, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता जो है वो कौन है ये बताना है आपके लिए।
संयोगिता स्वयंवर। एक बात बताओ, जो स्वयंवर है वो कहां पर सजता है? स्वयंवर कहां सजता है भाई? निवास में, कोई ना कोई घर होता है जहां स्वयंवर सजता है। तो आराम से श्रीनिवास दास हमें याद रहेगा, ठीक है। स्वयंवर कहां सजता है? कोई ना कोई घर होता है, बारात घर समझ लो, है ना, तो वहां सजता है, तो निवास में सजता है, तो श्रीनिवास दास। अगली बात करते हैं, चार बेचारे और उज्बक नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो बताएंगे चार बेचारे और उज्बक, ठीक है, इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? देखो बात करते हैं, चार बेचारे, बेचारे बेच रहे, है ना, बेचारे बेच रहे, ऐसा कुछ आ रहा है। और यहां देखो बेचन, बेचने की बात कर रहा है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की हो जाएगी, ठीक है। तो यहां चार बेचारे बेचने की बात कर दी, यहां पर बेचने की बात कर दी। यहां देखो उजबक, है ना, उजबक, तो बेचेगा कैसे? बकेगा, है ना, बकेगा भाई, ले लो ले लो, तभी तो बकेगा। तो उजक, उजक के बक रहा है वो, तो बेच रहा है ना, है ना, बेच रहा है, इसलिए वो कह रहा है भाई बक रहा है जोर जोर से, उजक उजक के। तो यहाँ पर पांडे बेचन शर्मा दोनों की दोनों हमें याद हो गए, ठीक है। अगली बात करते हैं, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों द्वारा नई दिल्ली को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। यह कथन किस आलोचक का है? तो बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। देखो सब कुछ यहां पर छोड़ो, बस पारसी रंगमंच का विरोध किया, बस आप पारसी से बनाएंगे ट्रिक, ठीक है, पारसी से बनाएंगे ट्रिक, क्योंकि बाकी तो इतना चीज याद नहीं रख सकते। बस हम पारसी रंगमंच का विरोध किया इन्होंने, बस पारसी से हम बना देंगे ट्रिक यहां पर, ठीक है। अच्छा, तो देखो बात करते हैं पारसी, है ना, जो पारसी मतलब एक प्रकार से, है ना, एक प्रकार से पारसी रंगमंच का विरोध, है ना, क्या कर रहे थे? पारसी रंगमंच का विरोध कर रहे थे। तो पारसी रंगमंच का विरोध करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे? वो विरोध कर रहे हैं ना, विरोध, तो विरोध आज 1 मिनट, रामविलास शर्मा, ठीक है, हाँ, पारसी रंगमंच का विरोध। जब पारसी रंगमंच का विरोध कर रहे हैं, किसी ना किसी एक जाति होती है पारसी, जब उसका विरोध करोगे तो बेचारी क्या करेगी? वो क्या करेगी? वो बिलासेगी फिर, है ना, वो बिलासेगी, क्या करेगी? बिलासेगी। वो बिलासना मतलब क्या होता है? तड़पना। तो बिलास, राम बिलास शर्मा, उस प्रकार से मैंने ट्रिक बनाई थी, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। तो पारसी रंगमंच के विरोध, जब रंगमंच का विरोध करेंगे तो क्या करेंगे? वो लोग बेचारे बिलासेंगे, है ना। तो अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? मतलब प्रसाद की बात कर रहा है, जयशंकर प्रसाद की बात कर रहे हैं यहाँ पर पूरा, ठीक है। इनका पूरा नाम होता है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ये कैसे हैं, एक बात बताओ, शंकर जी की जो बात कहाँ लिखी हुई है? तो आप कहोगे इतिहास के पन्नों में, वेद वगैरह इतिहास में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर सब कुछ शंकर जी के बारे में दे रखा है। तो जयशंकर प्रसाद, वहां से हम ऐतिहासिक आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो हमने कहा जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है यहां पर, और शंकर जी से हम शंकर निकालेंगे, शंकर जी, और शंकर जी के पास चांद होता है सिर पे लगा हुआ, तो चंद्रगुप्त किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। इस कंधन, है ना, इस कंधन गुप्त, कंधों पे क्या होते हैं? सांप होते हैं, तो इस कंधन पर, ठीक है, याद हो गया। और बात करते हैं आजाद शत्रु, शत्रु भी उनसे डरते हैं, है ना, शत्रु भी उनसे क्या करते हैं? डरते हैं, ठीक है। तो बची कौन सी? हर्षवर्धन, ठीक है, एक ही हमारी बच गई, नेक्स्ट वाली, लास्ट वाली, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, हर चीज को ट्रिक से याद करते जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, 1-2 बार देखें बस वीडियो को और एग्जाम दे आए। अगली बात करते हैं, विवाह मुक्त और पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? विवाह, पुनर्विवाह, है ना, विवाह और पुनर्विवाह की बात कर रहा है, तो किसमें? ध्रुव स्वामिनी। कैसे याद करेंगे? यहां पर देखो छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है? स्वामी, क्या छुपा हुआ है? स्वामी छुपा हुआ है। और विवाह जब होता है तो पत्नी क्या कहती हैं? स्वामी स्वामी कहती हैं ना, आपने पढ़ा होगा, देखा भी होंगे नाटक वगैरह। अगले बात करते हैं, इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और निषाद की एक छाया पाठकों के मन में छूट जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन जो है वो किसका है? तो आप कहोगे प्रसाद जी का है। किसका है? प्रसाद जी का है, ठीक है। तो यहां देखा है
देखो, नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता, भोक्ता फल का भोक्ता, ट्रिक कहां से बनाएंगे, यहां से बनाएंगे हम, फल का भोक्ता। ठीक है, जब कभी लाइन ऐसी देखने को मिले फल का भोक्ता, तो फल का भोक्तों की बात हो रही है। फल कौन भोगेगा, फल भोगना, और मतलब प्रसाद भोगना, भोगा क्या जाता है, प्रसाद भोग जाता है। तो जयशंकर प्रसाद हमें याद रहेगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है, तो वो कौन सा है, जयशंकर प्रसाद की बात कर रहा है, तो स्कंदन, सॉरी स्कंदन नहीं, ध्रुव स्वामिनी है ना, इसका आंसर क्या होगा, ध्रुव स्वामिनी होगा, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, क्योंकि ध्रुव पे कौन रहते हैं, ध्रुव पे रहते हैं प्रसाद, मतलब शंकर जी कहाँ रहते हैं, जयशंकर प्रसाद, शंकर जी कहाँ रहते हैं, ध्रुव पर है ना, पहाड़ों पर। तो वहां से मैट्रिक बनाइए, आराम से याद रहेगा, और इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगले बात करते हैं, गरुड़ ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार के रचनाएं हैं। गरुड़ ध्वज और वत्सराज जो है वो किस नाटककार की है, ये आपको यहां पर बताना है। एक बात बताओ, गरुड़ ध्वज, ध्वज जो है अपना कैसा है, रंग बिरंगा है ना, तीन रंग है, मिक्सिंग है, तीन रंग मिक्सिंग बिल्कुल है, क्योंकि लाल है, सफेद है और तुम्हारा केसरी है ना, तो मिश्र मिश्रे हुए हैं, मिक्सिंग है तीन, तो लक्ष्मी प्रसाद मिश्र, आराम से हमें याद हो गया। ठीक है, ध्वज तीन रंग मिक्सिंग हुए, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, इनमें से कौन सा नाटक हरि कृष्ण प्रेमी का नहीं है, तो हरि कृष्ण प्रेमी का कौन सा नहीं है ये बताना है तुम्हारे लिए। देखो, बात करते हैं हरि कृष्ण प्रेमी से, निकालेंगे हरि, हरि कृष्ण है ना, हरि मतलब भगवान जी। ठीक है, तो भगवान जी क्या करते हैं, प्रतिशोध लेते हैं है ना, असुरों को मारते हैं, प्रतिशोध लेते हैं, तो प्रतिशोध किसकी है, हरि कृष्ण प्रेमी की है। ठीक है भाई, अगले बात करते हैं तुम्हारा रक्षाबंधन है ना, रक्षा कौन करते हैं, तो हरि करते हैं, मतलब भगवान करते हैं रक्षा। ठीक है, तो रक्षाबंधन बेनी की है। और बात करते हैं मान, आन की मान है ना, आन की मान, तो आन की मान कौन बचाते हैं भाई, आन की मान हरिशंकर जी बचाते हैं। और बचा कौन सा, सिंदूर की होली, यही क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक से याद कर रहे हैं, आपको याद रहेगा। ठीक है, दो बार वीडियो को देखना पड़ेगा फिर भी, क्योंकि वन बार में आप समझोगे, दूसरी बार में खुद से लगाओगे तो आराम से कंफ्यूजन जितनी होगी सब दूर हो जाएगी। अगले बात करते हैं, विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है। जो बात करते हैं विधवा विवाह और नारी उद्धार जो है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक में प्रस्तुत किया गया है, तो किसमें प्रस्तुत किया गया है ये आपको यहां पर बताना है। तो देखो, बात करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, सिंदूर की होली। देखो यहां पर नारी विधवा, विधवा जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, सिंदूर वगैरह नहीं लगाएगी। ठीक है, तो उस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक बना लेंगे। ठीक है, याद हो जाएगा हमारे लिए। अगली बात करते हैं, बात करते हैं शशि गुप्त, हर्ष, कर्तव्य और शेर शाह नाटकों की रचना किसने की है। शशि गुप्त, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा कैसा हो गया, गुप्त हो गया, चंद्रमा गुप्त हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चंद्रमा गुप्त हो गया। हाँ, चंद्रमा चुरा लिया किसी ने, चुरा लिया, अब जो चंद्रमा चुरा लेगा वो तो भी सेठ बन जाएगा फिर तो, है ना। शशि गुप्त, शशि माने होता है चंद्रमा, और गुप्त माने चुर जाना है ना, तो चंद्रमा चुरा लिया, चंद्रमा चुरा लिया, हाँ तो भाई सेठ बन जाएगा वो तो आराम से शेठ गोविंद दास, आराम से में याद रहेगा। अगली बात करते हैं, अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाटक कृति है। अंजो दीदी, जो अंजो दीदी है वो किसकी नाटक कृति है ये बताना है। देखो वो कह रहा है अंजो, तो यहां पर देखो हम अगर अंक और बंदी हटा दें तो कह रहा है आजो दीदी, आजो दीदी, आ जाओ दीदी, कहां पे आ जाओ भाई, कह रहा है ऊपर आ जाओ ऊपर। तो बात करते हैं उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, उपेंद्र नाथ की है अंजो दीदी, आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम क्या है। कबीरा खड़ा बाजार में, और बाजार में क्या होती है, बाजार में भैया भीड़ होती है, तो भीड़ भीष्म, भीड़ भीष्म, भीष्म सहानी, आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, घाटियां, घाटियां गूंजती हैं नाटक के रचयिता कौन है। घाटियां गूंजती हैं, और घाटियों में कौन रहते हैं, शिवजी रहते हैं, है ना। पहाड़ों में कौन रहते हैं, शिवजी रहते हैं, तो शिव प्रसाद सिंह, आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, पेपर बेट, पेपर बेट नामक नाटक की रचना किसने की है। पेपर बेट, और देखो पेपर की बात कर रहा है, पेपर, पेपर जो होता है ना, पेपर
ऐसे याद कर लो, पेपर जो होता है, पेपर किसका बनता है? लकड़ी का बनता है। और लकड़ी पे कौन बैठते हैं? पक्षी बैठते हैं। तो बच्ची, रमेश बच्ची, आराम से याद रहेगा, ठीक है। पेपर किससे बनता है? लकड़ी से। लकड़ी पे कौन बैठते हैं? पक्षी बैठते हैं। तो रमेश बच्ची, वहां से हमने ट्रिक बना ली। अगली बात करते हैं, बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? देखो, बकरी एक तो पलती नहीं, लोग बहुत सारी पालते हैं, तो जैसे लगती है कि सेना जा रही है ना, तो सेना सक्सेना, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, इनमें से ज्ञान देव का नाटक कौन सा है? तो ज्ञान देव का नाटक कौन सा है वो बताना है आपके लिए। एक बार बताओ, जो ज्ञान, ज्ञान माने होती है पढ़ाई, पढ़ाई कब होती है? पढ़ाई शाम को अच्छी होती है, तो शाम। तो बात करते हैं नेफा की एक शाम, है ना, शाम को पढ़ाई क्या होती है? अच्छी होती है। शाम को बोले टेंशन खत्म, सब शोर वोर सब खत्म हो जाता है, आराम से पढ़ाई अच्छी होती है। तो बात करते हैं नेफा की शाम। अगले बात करते हैं, अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई? तो अंधेर नगरी, इसका मतलब क्या हुई? लेट गई कट, है ना, लेट क्या गई? लेट गई कट। तो देखो कहां पर है, वो कह रहा है 81, है ना, 81, ये 81। तो वो कह रहा है ये तो है अंधेर नगरी, भैया यही तो अंधेर नगरी है। वो कह रहा है ये 81, ये है क्या चीज? तो वो कह रहा है यही तो अंधेर नगरी है भाई, ठीक है। तो ये 81 अंधेर नगरी, आराम से याद हो गया। अगले बढ़ते हैं, तो यहां से हमारी, ठीक है, स्टार्ट होती है। अगले बढ़ते हैं, एक यूनिट नंबर 1 में ही है बहुत सारी, एक वीडियो और बनेगी यूनिट नंबर 1 की, ठीक है। अगले बात करते, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत थे। बात करते हैं ऐन्द्रिक आधार, है ना, ऐन्द्रिक आधार पर साहित्य शास्त्र में काव्य के कितने प्रमुख भेद माने गए हैं? तो बात कर रहा है ऐन्द्रिक, ऐन्द्रिक, दृक, दृक माने क्या होता है? दो, दृक दो, दृक दो, वहां से हमें याद हो जाएंगे कि दो हैं ऐन्द्रिक के, ठीक है। अगली बात करते हैं, साहित्य शास्त्र में ऐन्द्रिक आधार पर काव्य के भेद हैं। तो अभी हम पढ़े हैं ऐन्द्रिक, दृक दो, दृश्य और श्रव्य दोनों, दृश्य भी हैं और श्रव्य भी हैं, ठीक है, दोनों प्रकार के हैं, तो दोनों हो जाएगा। अगली बात करते हैं, ब्रह्मा ने पांचवें वेद के रूप में निर्माण किया। तो वेद कितने होते हैं? वेद हुए 4, है ना, कौन से हैं? एक तो ऋग्वेद तुम्हारा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा, एक तुम्हारा यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है, यजुर्वेद हो जाएगा, एक तुम्हारा सामवेद हो जाएगा, और एक तुम्हारा अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है, अथर्ववेद। और पांचवा कौन सा हो गया? पांचवा हो गया नाट्यवेद। कौन सा हो गया? नाट्यवेद। तो नाट्य में नाटक वगैरह देखने को मिलते हैं, अर्थवेद में आपको पृथ्वी संबंधित घटनाएं मिल जाएंगी, बिजली का कड़कना वगैरह, और सामवेद में आपको ज्ञान दे जो डांस वगैरह है वो देखने को मिलेगा। यजुर्वेद में आपको बलि वगैरह, बलि के मंत्र वगैरह देखने को मिलेंगे। अथर्ववेद में भगवान के बारे में दे रखा है, यजुर्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में भगवान के बारे में दे रखा है। तो इस प्रकार से सब हो जाते हैं। तो कह रहा है ब्रह्मा ने 5 वेद को क्या बताया? 5वां वेद हो जाएगा तुम्हारा नाट्य वेद, ठीक है। ये तो आपको पता ही होंगे, यजुर्वेद पहला होता है, सॉरी ऋग्वेद पहला होता है, यजुर्वेद दूसरा होता है, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी इसीलिए। फिर बात करते हैं नाट्य को काव्य के किस भेद के अंतर्गत रखा गया है? तो नाट्य को कौन सा है? नाट्य दृश्य, जो नाटक होता है उसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो दोनों के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अगली बात करते हैं, 5वां वेद किनके लिए था? जो 5वां वेद है वो किनके लिए था? पहला तो ब्राह्मणों के लिए था, वैश्य क्षुद्र वगैरह तो वो उसमें आते हैं, ये सभी के लिए है। 5वां वेद किसके लिए? सभी के लिए है, ठीक है, कोई नाटक है तो सभी के लिए है, ठीक है। अगली बात करते हैं, नाट्य शास्त्र में कितने रूपकों की चर्चा की गई है? जो नाट्य शास्त्र है उसमें कितने रूपकों की चर्चा की गई है? तो रूप, रूप क्या होते हैं? रूप लोग देखते हैं, अच्छा रूप होता है, तो देखते हैं मतलब 10, है ना, 10 की गई है। फिर जब देखते हैं तो भी 10 की हुई, ठीक है। ट्रिक बना के याद करेंगे जो कि एग्जाम में हम परेशान ना हो, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रारंभ में संस्कृत में किस प्रकार के एकांकियों का प्रचार था? जो प्रारंभ थी उसमें किस प्रकार की एकांकियों का प्रचार था, ये बात यहां पर कह रहे हैं, ठीक है। तो किस प्रकार का था? तो बात करते हैं, प्रारंभ की बात कर रहा है, तो एकांकी कैसे होती थी? छोटी होती थी, तो यहां पर छोटा बिल्कुल से हो जाए, क्योंकि प्रारंभ की बात कर रहा तो छोटे छोटे एकांकियां लिखी जाती थी। अगले बात करते हैं, एकांकी में जीवन की किसी विशेष परिस्थिति का अथवा उसके उद्दीपित क्षण का चित्र रहता है, यह परिभाषा किसकी है? ये जो परिभाषा है वो किसकी है?
एकांकी में जीवन का किसी विशेष परिस्थिति का अथवा उसके उद्दीप्त क्षण का चित्र रहता है। उद्दीप्त क्षण का चित्र रहता है। चित्र दिखना, चित्र कैसे देखेगा? आंखों से। और कौन देखेगा भाई? नांगों की आंखें होती हैं, है ना, नांग देखेंगे, नगेंद्र, ठीक है, नांग की आपने आंखें देखी होंगी, ठीक है, वहां से देखेंगे, वहां से याद कर लो आप। अगले बात करते हैं, एकांकी को लघु नाटक किसने कहा? एकांकी को लघु नाटक किसने कहा? तो किसने कहा? सत्यव्रत सिन्हा ने। किसने? सत्यव्रत सिन्हा ने। लघु माने होता है छोटा, ठीक है, तो एकांकी कैसे होती है? एक कोई ना कोई अंश पे लिखी होती है, ठीक है, तो लघु माने छोटा होता है और एकांकी, तो ये दोनों की दोनों छोटी छोटी हैं, बिल्कुल सत्य बात है। तो सत्यव्रत सिन्हा ने, ठीक है, आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, एकांकी नाटक में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी की एक की बात कर रहा है तो कितने अंक होते हैं भाई? एक अंक होगा, तो एकांकी की बात कर रहा है तो। अगले बात करते हैं, बड़े नाटक की तुलना में एकांकी जीवन के एक अंश, मैंने कहा ना एक अंश है, एक अंश का पृथक विच्छिन्न चित्र उपस्थित रहता है, कथन किसका है? यह कथन किसका है? देखो एक अंश है ना, एक अंश एक अंश, ठीक है, एक अंश की बात कर रहा है वो, है ना। और यहां पे देखो उपेंद्र नाथ अस्क, एक अंश और उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है, या ऐसे याद कर लो, एक अंश। अगर मैं 1 रुपया लिख दूं तो 1 रुपया, उपया लिख दूं, एक उपया, छोटा बच्चा होता है तो एक उपया बोलता है, एक उपया, उपया से उपेंद्र, वहां से हम याद कर लेंगे इसको, एक अंश, एक उपया, एक उपेंद्र, ठीक है, वहां से याद कर लो। कोई ट्रिक इसके बन नहीं रही है, बनी नहीं थी, इसी प्रकार से बनाई थी, वही मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अगली बात करते हैं, एक जीवन के एक अंश की झांकी देता है, सॉरी, एक जीवन के एक अंश की झांकी देता है, किसका कथन है? तो यहां देखो झांकी की बात कर रहा है, ठीक है, और झांकी किसकी निकलती है? जो कन्हैया लाल की झांकी निकलती है, आपने देखी होंगी, ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण लाल का, ठीक है, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, एकांकी नाटकों में एक ही घटना नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचयन करती हुई चरम सीमा पर पहुंचती है, यह कथन किसका है? तो एकांकी नाटकों में एक ही घटना नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचयन करती हुई चरम सीमा पर पहुंचती है, तो एक वर्ड ले लेंगे हम, कौन सा? कौतूहल, क्योंकि सबसे अलग कौन सा लग रहा है? कौतूहल ही लग रहा है, बाकी तो सब सेम लग रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे किस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। हम कौतूहल से क्वेश्चन बनाएंगे। कौतूहल, तो हल बनाता कौन है? हल बना, ऐसे मान लो कि हल बनाता है कुमार, कोई कुमार ही बनाते हैं आजकल, तो यहां पे क्या हो जाएगा? राम कुमार, उस पे कहा से याद रहेगा, ठीक है। कौतूहल किसने बनाया? राम कुमार ने। अगले बात करते हैं, माधुरी नामक एकांकी किसकी है? जो माधुरी है वो किसकी है? तो माधुरी, यहां देखो धुरी, जो धुरी होती है घूमती है, जो कुमार बनाते हैं उसके जो घूमती है धुरी, तो यहां पर कुमार, इस प्रकार से याद हो जाएगा, ठीक है, राम कुमार वर्मा। अगले बात करते हैं, माधुरी किस तरह का एकांकी है? तो वो क्या करती है? धुरी जो होती है अपने एक पैर पे घूमती रहती है, तो पौराणिक, पैराणिक, पौराणिक, आराम से याद रहेगा, धुरी एक पैर पे घूमती रहती है अपने। अगले बात करते हैं, हिंदी एकांकी नाटक की मौलिक प्रवृत्ति क्या थी, क्या हुई? जो हिंदी एकांकी नाटक की मौलिक प्रवृत्ति प्राप्त हुई, कहां से प्राप्त हुई थी? तो बात करते हैं पश्चिमी देशों से हुई थी, ठीक है। अगली बात करते हैं, अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी क्या है? तो भाई अंधेर नगरी नाटक है, और क्या है? नाटक ही है। वैसे तो भारत में हरिश्चंद्र का तो नाटक ही है, मगर इसमें जो आपने बुक में लगा रखा है वो है तुम्हारा प्रहसन, कौन सा है? प्रहसन, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। अगली बात करते हैं, वैसे ही नाटक है अंधेर नगरी, मगर यहाँ पर प्रहसन दे रखा है तो प्रहसन ही आंसर होगा फिर, ठीक है। अगली बात करते हैं, ईद की होली, अभी हमने कहा था ना ईद की होली, ईद की होली सेठ गोविंद दास का कैसा एकांकी है? तो ईद की होली है किसका? तो सेठ गोविंद दास का। कैसे याद करेंगे? ईद की होली, वो कह रहा है ईद और होली जब आती है तो बहुत पैसा उठता है ना, तो भाई सेठ इंसान का क्या होता है? बहुत पैसा उठता है, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है।
तो कैसी एकांकी है ये हमसे पूछ रखा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा समस्या मूलक। कैसा, समस्या मूलक, क्योंकि ईद और होली एक साथ हो रही है तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई समस्या होगी, दंगे होंगे, ठीक है। तो समस्या मूलक आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क का चरवाहें कैसा एकांकी है। चरवाहें, देखो यहां पर चर बाहें से निकालेंगे, बाहें बाहों में, तो यहां पर देखो इश्क अस्क है ना, इश्क में बाहें, ऐसा कर लो, ठीक है, यहां से आ जाएगा। अब बात करते हैं तुम्हारा इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा प्रतीकात्मक। कौन सा, प्रतीकात्मक। तो यहां पर कोई ना कोई प्रतीक की बात कर रहा है, प्रतीक मतलब कहते हैं ना बाहें फैलाना, इसका मतलब क्या होता है, बाहों में आना तुम्हारे लिए, तो ये प्रतीक समझ लो, एक चिन्ह बन गया ये वाला, ठीक है। तो ऐसे हमने इसकी ट्रिक बना ली और हमें याद भी रहेगी वाली। तो अगले बात करते हैं, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है। तो हम पहले पढ़ के आए हैं, भारतीय युग से माना जाता है। अगले बात करते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क चरित्र रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है। जो जोंक है वो किस प्रकार की एकांकी है। तो पहली बात, जो जोंक होती है वो क्या होती है, पानी में रम जाती है ना, पानी में क्या होती है, वो रम जाती है, मतलब खत्म, गायब हो जाती है ना, पानी में क्या होती है, गायब हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सामाजिक व्यंग्य, ठीक है। देखो उपेंद्र नाथ अश्क, तो जोंक जो होती है वो क्या होती है, सामाजिक, है ना, मतलब समाज में क्या होती है, समाज में ही आजकल आप जानते हो जोंक जो है वो पूरा समाज जानता है, ऐसे याद कर लो कि जोंक नाम जो है वो पूरा समाज जानता है, हर कोई जानता है, तो सामाजिक व्यंग्य, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। अगले बात करते हैं, कबूतर खाना किस एकांकी कार की रचना है। जो कबूतर खाना है वो किस एकांकी कार की रचना है, तो किसकी है, जगदीश चंद्र माथुर की है। और कबूतर कहां बैठ जाता है, आप कहोगे सर पे बैठ जाता है, माथे पे बैठ जाता है, ठीक है। तो आराम से याद रहे कबूतर खाना। अगली बात करते हैं, प्रकाश और परछाई किस एकांकी की रचना है। एक बात बताओ, प्रकाश और परछाई, इसका मतलब धूप की बात कर रहा है, और धूप कब निकलेगी, जब प्रभा होगी, तो इसका मतलब विष्णु प्रभाकर। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है। कौन सी रचना जो है वो एकांकी है, तो कौन सी है, वो है नदी प्यासी थी। कैसी है, नदी प्यासी थी, एक एक बूंद के लिए, ऐसे याद कर लो, नदी प्यासी थी एक एक बूंद के लिए, ठीक है। अगले बात करते हैं, रुपया तुम्हें खा गया, एकांकी के लेखक कौन है। खा गया, भग गया, भग गया, खा गया, मतलब भगवती चढ़व वर्मा, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, कारवां एकांकी के लेखक कौन है। जो कारवां है एकांकी वो किसकी लिखी हुई है, तो आप कहोगे भुवनेश्वर प्रसाद की। किसकी, भुवनेश्वर प्रसाद की लिखी हुई है कारवां। एक बात बताओ, कारवां कहते हैं ना, क्या कारवां दिखाया इसने, तो क्या महल बना लिया, क्या भवन बना लिया, है ना, तो भुवनेश्वर, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। जो आधुनिक एकांकी है उसके जनक कौन माने जाते हैं। तो आधुनिक मतलब इस समय जो चल रही है, इस समय जो बन रही है एकांकी, तो बनाएगा कौन, कुमार बनाएगा, तो राम कुमार वर्मा। तो आराम से सारी की सारे में याद हो गया। तो इस प्रकार से हमारे ये 60 क्वेश्चन थे। आज हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से आज आप रट लेंगे, ठीक है, कल को इसके आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मैंने हर चीज आपको याद कराने की कोशिश की है, जैसे मैंने याद की थी वैसे आपको याद कराई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।